Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher. Today we will study the topic chromatography from chapter number 2. Chromatography. The word chromatography originates from the Greek word chromatos meaning color writing. ये आपका MCQ है, ठीक है? इसको आप MCQ के तौर पे कर सकते हैं और क्रोमेटोग्राफी की जो डेफिनेशन है वो दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं. Chromatography is a method used primarily for the separation of a sample of mixtures. It involves the distribution of a solute between a stationary phase and a mobile phase. ठीक है, इसमें हम एक्चुअली करते क्या हैं, हमने एक मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है. अब इसमें एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है. स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी उस चीज को कहते हैं जो हरकत ना करती हो, और मोबाइल फेज, मोबाइल उस चीज को कहते हैं जो हरकत करता है. सपोज आपके पास कागज है, कागज एक स्टेशनरी फेज है, ठीक है, और वो हरकत नहीं कर सकता. अब कागज को आप पानी में डिप कर दें तो क्या होगा, पानी उस कागज के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेगा, ठीक है. अब वाटर उस पर मूव कर रहा है. अब वो जो वाटर है वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो रहा है और उसको हम कहते हैं कि ये मोबाइल फेज है. अच्छा, अब देखते हैं स्टेशनरी फेज कितने टाइप का हो सकता है. अ स्टेशनरी फेज में बी अ सॉलिड और अ लिक्विड, ठीक है. इसे हम एक थिन फिल्म के ऊपर जो है सपोर्ट करते हैं, उसको लगाते हैं. मोबाइल फेज कितनी किस्म का हो सकता है. मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. अब यहाँ पे आपको एक ये जो दो डायग्राम्स नजर आ रही हैं, इसमें ओरिजिनल डायग्राम आपको बीकर के अंदर वाटर है, कोई सॉल्वेंट है, अल्कोहल भी हो सकता है, उसमें हमने ये डिप किया हुआ है एक पेज को जिसपे कलर्स आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं. इसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे ये एक ड्राइंग जो है वो नजर आ रही है क्रोमेटोग्राफी की. एक जार है, उसके अंदर जो है सॉल्वेंट है, उसमें पेपर को, क्रोमेटोग्राफी पेपर को डिप किया हुआ है और फिर सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. क्रोमेटोग्राफी. इन क्रोमेटोग्राफी substances are separated due to their relative affinities. relative affinities का क्या मतलब होता है कि वो ज्यादा सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं या वो स्टेशनरी फेज में सॉल्युबल है, ठीक है. अब इस रेशो को अगर हम निकालें तो उसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं. के क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज, ठीक है. अब जो कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, अगर वो मूविंग फेज में ज्यादा सॉल्युबल है तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगा उस कागज के ऊपर या उस मीडियम के ऊपर. अगर वो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज्यादा सॉल्युबल है तो वो उस पेज पे थोड़ा फासला जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है. इसको जब हम वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. Chromatography, in which the stationary phase is a solid, is classified as adsorption chromatography. Chromatography, in which the stationary phase is a liquid, is called partition chromatography. ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लें. डिफरेंशिएट बिटवीन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. सिंपल है, जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है वो एडसॉर्प्शन है, जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है वो पार्टीशन है. नेक्स्ट चलते हैं. अब जो हमारे सिलेबस में है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है. सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में जो सेकंड चैप्टर में है पेपर क्रोमेटोग्राफी. क्या होता है कि ये एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है. अब आप कहेंगे कि पेज तो एक सॉलिड होता है, जब उसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो हमें ये तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की टाइप होनी चाहिए. नो,
इसमें जो पेज है एक्चुअली वो सेलुलोज है। सेलुलोज के अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हुए हैं। ऑलराइट, कागज के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होता है। ये आपका एमसीक्यू भी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, वो वाटर होता है। और वाटर वाटर जो है वो एब्सॉर्ब हुआ होता है सेलुलोज पेपर के ऊपर। ठीक है, the adsorbed water behaves as an immiscible liquid toward the mobile phase। जब मोबाइल फेज ट्रेवल करता है तो वाटर उसको ट्रेवल करवाने में मदद करता है, क्योंकि वाटर इमिसिबल होता है, विच पासिस ओवर द पेपर, और पेपर के ऊपर से जो है वो गुजर जाता है। द मोबाइल फेज इज यूजुअली एन ऑर्गेनिक लिक्विड, जो मूव करता है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक लिक्विड ले लेते हैं हम, एथेनॉल वगैरह उसको लेते हैं। There are three common ways of carrying out paper chromatography। पेपर क्रोमेटोग्राफी तीन तरीके से हो सकती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड रेडियल और सर्कुलर। असेंडिंग नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करना, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करना, और रेडियल एक दायरे की शक्ल में ट्रेवल करना। रेडियल और सर्कुलर उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। अब देखिए मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, ये इस तरह से। अब देखें असेंडिंग टाइप में, देखें यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, पेज हमने डिप किया हुआ है, और सॉल्वेंट जो ट्रेवल करेगा वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड ट्रेवल करेगा। डिसेंडिंग में देखें, डिसेंडिंग में सॉल्वेंट एक ऊपर किसी बॉक्स में है और उसमें पेज लटकाया हुआ है। ठीक है, अब इस बॉक्स से लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता इस पेपर पे अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसे हम डिसेंडिंग जो है वो क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। ये सर्कुलर, इसमें पेज दायरे में है। ठीक है, अब इसमें हम दरमियान में डॉट जो है वो लगाएंगे और सॉल्वेंट इसमें थोड़ा थोड़ा गिराते रहेंगे दरमियान में, तो ये फैलेगा, दायरे की शक्ल में फैलेगा और मल्टी डायमेंशनल, यानी कि इसमें जो है वो एक से ज्यादा जो है वो लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकता है, राइट टू लेफ्ट भी सॉल्वेंट मूव कर सकता है, मल्टी डायमेंशनल में आ जाता है। वर्किंग क्या होता है इसमें, क्या होता है कि हमारे पास ये जार है, इस जार को हमने ऊपर से कवर करना होता है ताकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो होमोजेनाइज रहे, एक जैसा रहे। अब क्या करना है, 20 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप लेनी है, एक पट्टी लेनी है, कागज को इस तरह से काटना है को स्ट्रिप की शक्ल में हो। और ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर हैं इनकी क्वालिटीज होती हैं, और उसे वाट्समैन एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे उसको पुकारा जाता है। होता सिंपल कागज ही है, ये थोड़ा येलोइश कलर में होता है। ठीक है, क्वालिटी होती है उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। वर्ड्समैन क्रोमेटोग्राफी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड सो ऑन, इस तरह से क्वालिटीज होती हैं। मोस्टली हम लैब में वर्ड्समैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो आपने ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है, स्ट्रिप कितनी लंबाई होती है, 20 सेंटीमीटर, ये भी आपने याद रखनी है। अब क्या क्या करना है कि इस पेज पे आपने एक लेड पेंसिल से निशान लगा देना है। ठीक है, और उस पेंसिल से इसको निशान लगा के हमने उसको सॉल्वेंट में, ये देखें सॉल्वेंट में डिप कर देना है। और सॉल्वेंट में कितना डेप्थ में डिप करना है, 5 to 6 मिलीमीटर तक। और इस पेज को निकालना कब है हमने, इस पेज को हमने तब निकालना है तब जो सॉल्वेंट 75% पेज पे ट्रेवल कर जाए, यहाँ तक तकरीबन आ जाए, तो फिर हम इसको खुश्क कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे पेज को, और फिर हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। अब आ जाता है आर एफ वैल्यूज क्या होती हैं। आर एफ वैल्यूज पे जाने से पहले
मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें। ये आपको केमिस्ट्री की लैब नजर आ रही है। इसमें डिस्टिल वाटर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इंक्स का मिक्सचर है। ये वो पेपर है। इस पेपर पे हमने लेड पेंसिल से निशान लगाया, ठीक है, और तकरीबन 4 सेंटीमीटर का फासला रखा है। आपने अपने पेज वाले जो नंबर्स याद रखने हैं। इस पे हमने वो मिक्सचर है इंक्स का ना, रेड इंक है, ब्लू इंक है, 2 दफा ड्रॉप चने लगा दिया उस पे, ताकि वो अच्छा कंसंट्रेशन अच्छी मिल जाए। डिस्टिल वाटर डाला। ये क्रोमेटोग्राफिक जार है, इसको ढक्कन ऊपर लगाया हुआ है ताकि अंदर का एटमॉस्फेयर होमोजेनाइज रहे। ये अल्कोहल था। अब ये सॉल्वेंट बन गया। ये सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा पेपर के ऊपर, इसको स्टेयर कर लेना है, हिला लेना है, और ये हमारा सॉल्वेंट तैयार है। अब इस पेज को लगा देना है, और इस सॉल्वेंट इस पे ट्रेवल करेगा पेज के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही उसके अंदर डिप करेंगे ना, अब ये डिप करने से वो जो इंक्स का मिक्सचर था वो सेपरेट हो गया। ब्लू इंक ज्यादा सेपरेट हुई है क्योंकि ये सॉल्वेंट में ज्यादा अफिनिटी थी इसकी। अब ये देखें, अब ये जो हमने निशान लगाया, ये सॉल्वेंट फ्रंट, यहां तक हमारा सॉल्वेंट ट्रेवल किया, उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहेंगे। ये ब्लू इंक का जो मार्क है, उसको हमने लेड पेंसिल पेंसिल से निशान लगा लेना है। रेड इंक का जो निशान है, उसको हमने लेड पेंसिल से निशान लगा लेना है। फिर इनकी RF वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, वो बता रहे हैं। सॉल्वेंट का जो फासला था तकरीबन 15 cm3। रेड इंक का उससे कम ही होगा, ब्लू भी उस सॉल्वेंट फ्रंट के अंदर अंदर था। तो RF क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। सोल्यूट क्या था? सोल्यूट हमारे पास वो इंक्स थी, ठीक है। अब ये जो ऊपर बटा के ऊपर वैल्यू है वो न्यूमिनेटर है, जो बटा के नीचे है डिनोमिनेटर है। तो जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया वो ज्यादा फासला तय किया है। सोल्यूट जाहिर सी बात है सॉल्वेंट के अंदर ही रहते हैं, तो वो सॉल्वेंट से कम ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसलिए RF वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है, उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम आती है। अब मैं कैलकुलेशन की तरफ आपको ले जाता हूँ। ये देखें जरा, यहाँ पे RF वैल्यू का आपको पता चल गया है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल स्पॉट, ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। अब ये देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल स्पॉट है, ठीक है। इसमें से एक मिक्सचर A है, एक मिक्सचर इसमें B है। A ने इतना ट्रेवल किया है और B ने इतना ट्रेवल किया, और जो सॉल्वेंट जिसके अंदर डिप किया हुआ था वो यहां तक ट्रेवल कर गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट 10 cm, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट A 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट B 8 सेंटीमीटर। RF वैल्यू निकालनी है। ऊपर सोल्यूट का डिस्टेंस होगा, नीचे सॉल्वेंट का डिस्टेंस होगा। 4/10 0.4 आपका आंसर आएगा। बी ने कितना ट्रेवल किया? 8/10 0.8 आएगा, ठीक है। तो हमेशा RF वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होती है, इसलिए क्योंकि जो डिनोमिनेटर है सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, और जो सॉल्यूट है कंपोनेंट है वो कम ट्रेवल करेगा। और न्यूमिनेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। यही वजह है कि RF वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे खुद बताना है। वाई RF वैल्यू हैज नो यूनिट्स? क्यों नहीं होते यूनिट्स इसके, ये आप मुझे बताएंगे। हिंट मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे यूनिट सेम है।
ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स के सेम है, सॉल्वेंट का यूनिट भी सेम है, तो अब मुझे आपने बताना है कि क्यों नहीं होते यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं, यूजेस हैं, और ये इससे पहले मैं बता दूं, ये दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है। वाई आर एफ वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन, वाई आर एफ वैल्यू हैज नो यूनिट्स, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने आपने अच्छी तरह से। और यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अनदर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ये एक्चुअली जो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं ना, ये है ही शॉर्ट क्वेश्चंस पे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ये सेपरेशन टेक्निक्स हैं, तो जैसे हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन, उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन, और फिर ये क्रोमेटोग्राफी, ये सारी सेपरेट करने की टेक्निक्स हैं सॉल्यूट को फ्रॉम द सॉल्वेंट और मिक्सचर को। तो ये हमने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही करने हैं चैप्टर 2 से, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अब ये यूजेस भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेने, दो इसके यूजेस हैं, बहुत से यूजेस हैं, यहाँ पे दो मेंशन किए हुए हैं, दो पॉइंट्स बनाए हुए हैं। द टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। एक ही मतलब है इसका कि चीजों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करने के लिए, जब वो बन जाता है तो उसको हम अलग करने के लिए, मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि जो हम जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसमें से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आप जरा गौर करें। उसमें से आपको वैक्स मिलता है, ठीक है, उसमें से आप पेट्रोल, जो आप मोटर बाइक्स, मोटर कार्स में यूज करते हैं, उसके बाद हाई डीजल ऑक्टेन जो फ्यूल होता है वो जहाज में आप यूज करते हैं, और कैरोसिन ऑयल मिलता है। तो इन सारों को कैसे आप सेपरेट करते हैं, इनको हम यही क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के जरिए ही सेपरेट आउट किया जाता है, ठीक है। They are equally important in qualitative and quantitative analysis and for determination of the purity of a substance, ठीक है। सब्सटेंस की प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए भी ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती हैं। ये था आपका आज का लेक्चर, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।